Hello friends, my name is Sonu Kumar and today I am going to discuss about some basic term in English. आज हम लोग इस वीडियो में अंग्रेजी भाषा से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे और उन शब्दों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो अंग्रेजी सीखने का जो मेरा पर्पस है और उससे संबंधित जो जो शब्द सीखने का जो मेरा पर्पस है वो कम्प्लीटली फुलफिल हो जाएगा। तो बेसिकली जो अंग्रेजी के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा जो है एक महत्वपूर्ण भाषा है। अनडाउटेडली वी कैन आल्सो से दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज अ वेरी गुड लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबके लिए एक बहुत ही अच्छा होता है कि हम अंग्रेजी को सीख लें और अंग्रेजी को सीखने के पहले यदि हम कुछ टर्म्स के बारे में सीख लें, टर्म्स के बारे में अध्ययन कर लें तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। सो इंग्लिश हम लोग आज स्टडी करेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में आने वाले इन सभी चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये हमारा एक आधारभूत संरचना है। जिस तरह से एक पेड़ की आधारभूत संरचना उसकी जड़ें होती हैं, उसी तरह से अंग्रेजी भाषा की एक आधारभूत संरचना कुछ शब्द हैं और यदि उन शब्दों को यदि आत्मसात कर लिया जाए तो हम समझते हैं कि सीखने का जो पर्पस होता है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो पर्पस होता है वो कम्प्लीटली फुलफिल हो जाता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इंग्लिश क्या है? एक तरह का लैंग्वेज है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, संस्कृत एक लैंग्वेज है, जर्मन एक लैंग्वेज है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, उसी तरह से अंग्रेजी भी एक क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इसको सीखना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा टफ हमें हिंदी लगता है, उससे थोड़ा टफ हमें संस्कृत लगता है, क्योंकि उनमें हिंदी और संस्कृत में मात्राओं का जो तालमेल होता है वो बहुत ज्यादा सहजता के साथ प्रयोग करना होता है। इसलिए मात्राओं पर बहुत ज्यादा सहजता के साथ हम लोग सहज नहीं हो पाते हैं, इसलिए हिंदी में गलतियां होती हैं। बोल लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन लिखने के दरमियान बहुत सारी गलतियां होती हैं। अंग्रेजी में वैसा नहीं है, मात्राओं का खेल नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में स्पेलिंग्स का है, संस्कृत में कुछ और है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम अंग्रेजी सीखते हैं तो अंग्रेजी सीखने के दौरान बहुत सारे ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो उन टर्म्स को यदि हम पहले से जान लेंगे तो सीखने में सहजता होगी और आगे के क्लासेस में हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे अंग्रेजी भाषा को तो इन सब वर्ड्स को हम लोग बीच बीच में देखते रहेंगे। ओके, तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज बेसिकली अ लैंग्वेज। तो इंग्लिश जो बेसिकली लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का क्या काम होता है? एक कम्युनिटी में लैंग्वेज का काम है कि हम एक इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ कैसे शेयर करें, इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर कैसे करें, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का जो तरीका होता है वो लैंग्वेज होता है। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक माध्यम है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करते हैं। और लैंग्वेज कई तरह से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि ओरल, पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि रिटेन में हो जाता है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि ओरल हो जाता है और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि सिंबॉलिक होता है। यानी ओरल किसी चीज को बोल करके, किसी इंफॉर्मेशन को बोल करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करना, दैट इज ओरल रिप्रेजेंटेशन। एक होता है रिटेन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए कि हमें एक सूचना, एक न्यूज हमें दूसरे तक प्रदान करना है और हम किसी लेटर के माध्यम से
किसी बुक के माध्यम से या किसी और माध्यम से रिटन फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को देते हैं किसी दूसरे को, तो दैट इज कॉल्ड रिटन। वो भी तो एक तरह का कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया, और दूसरा है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन कहने का मतलब होता है कि सिंबल के माध्यम से, एक सिंबल बना हुआ है, मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंबल बना हुआ है, ये है सिंबल बना हुआ है। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है क्या है? प्लस का सिंबल है। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन यदि आप देखें तो एक तरह का सिंबल है, और ये खास सिंबल किसी खास कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप यात्रा करने के दौरान, सड़क पर यदि यात्रा करते होंगे, तो उस यात्रा के दौरान आप देखते होंगे कि बहुत रोड के किनारे बहुत सारे सिंबल से रिलेटेड और सिंबॉलिक खंभे लगे हुए रहते हैं, ताकि वो क्या है, वो एक तरह का भाषा है जो व्यक्ति को बताता है कि यहाँ पर ये है। जैसे स्कूल का सिंबल, एक दो बच्चे वहां पर बैग लिए हुए क्रॉस करते हैं, तो एक तरह का सिंबल है। उसी तरह से प्लस का सिंबल है हॉस्पिटल का सिंबल। जैसे मान लीजिए कि एक बेड है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इज हॉस्पिटल का सिंबल रिप्रेजेंट करता है ना। तो यानी कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन यदि सिंबल के फॉर्म में हम किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं symbolic representation of language. Okay, so language is what? Language is a way of communication, and it is communicated in written form, it is communicated in oral form, it is communicated in symbolic form. And undoubtedly, English is also a language. English is also a language. English is what? A language. Basically a language. English is also a language. अंग्रेजी भी एक भाषा है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है ना? क्यों इतना बहुत ज्यादा इसकी प्राथमिकता है या सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है? इसके पीछे का क्या रीजन है? अंग्रेजी भाषा बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है, प्रेस्टिजियस माना जाता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो हम लोगों ने कुछ रीजंस कलेक्ट किए हुए हैं, उसको पॉइंट आउट किया हुआ है कि ये रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हम कह सकते हैं कि बिकॉज दिस इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अंग्रेजी भाषा को इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि यह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। विश्व के लगभग सभी देशों में इस भाषा का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। जैसे इंडिया में भी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, और भारत तो ऐसा कंट्री है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए भी अंग्रेजी सीखना जरूरी है। कह सकते हैं वाइडली स्पोकन। दूसरा कह सकते हैं कि इंग्लिश इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज वाइडली स्पोकन। ये बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े भूभाग में बोला जाता है, इसलिए भी इसे कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी का एक और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस यहाँ पर है कि इजी टू अंडरस्टैंड। जिस तरह से हिंदी को, जिस तरह से संस्कृत को, जर्मन और फ्रेंच को समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, उसी तरह से अंग्रेजी को समझने में उससे कम परेशानी तो होती है, लेकिन उससे कम, इंग्लिश को समझने में उससे कम परेशानी हो सकती है ना। इजी टू अंडरस्टैंड ये कह सकते हैं। मतलब इसमें वर्ड्स तो हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में बहुत ज्यादा आपको कंटेंट अवेलेबल है। जैसे मोर कंटेंट अवेलेबल। फोर्थ आप फोर्थ पॉइंट नोट कर सकते हैं कि इंग्लिश में बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। नॉलेज आपको मिल सकता है इंग्लिश में। बहुत सारे लैंग्वेजेस में नॉलेज मिल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो नॉलेज है, इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट नहीं हुई हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसका
कंटेंट अवेलेबल है। तो यदि आप अंग्रेजी भाषा को जानते हैं तो आप बहुत सारे नॉलेजेस को एक्वायर कर सकते हैं इंग्लिश को जानते हैं। एक चीज और है, लोग कहते हैं कि इंग्लिश यदि आप बोलते हैं तो आपकी सोसाइटी में अ, एक हाई लेवल का स्टेटस डेवलप कर पाते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि मतलब इस पर कंट्रोवर्सी नहीं है या कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है, लेकिन जो लोग इंग्लिश बोल पाते हैं या जो लोग इंग्लिश को समझ पाते हैं उनको सोसाइटी थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपर लेवल का या थोड़ा सा स्टेटस में ये मानता है कि बच्चे में कुछ है, कुछ खासियत है, उनमें कुछ खासियत है। तो वो या पढ़ाई का लेवल भी, कई कई लोग तो, बहुत सारे लोग तो स्टडी का लेवल चेक करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। आपको और कुछ चीजें आती हो या नहीं आती हो, दो चार शब्द अंग्रेजी में जाकर के किसी को बोल दीजिए या सोसाइटी में आप यदि दो चार शब्द बोल लीजिए इंग्लिश में तो आपको लोग देखते हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक स्टेटस भी है, एक स्टेटस भी डेवलप करता है इंग्लिश लैंग्वेज, स्टेटस भी इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करता है। तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं कि पर्सनालिटी बिल्डअप करने का जो भाषा काम करता है वो अंग्रेजी है। आपके अंदर यदि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने का भी काम कर सकता है अंग्रेजी भाषा। तो ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, बहुत सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं हम लोगों ने पॉइंट वाइज करके डिस्कस करने का काम किया। ओके, क्लियर है? पहले दो चीजों को हम लोगों ने स्टडी किया, पहले दो चीजों को समझने का काम किया कि लैंग्वेज है क्या। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करने का जो माध्यम है, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज को कितने फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं? सो लैंग्वेज को हम रिटन फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, लैंग्वेज को ओरल फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं और लैंग्वेज को सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश भी एक तरह का लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाइडली स्पोकन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझना बहुत ही आसान है, इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि नॉलेजेबल बुक्स और कंटेंट जो है बहुत ज्यादा आपको अंग्रेजी में मिल सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका स्टेटस बिल्डअप करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम आता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का एकमात्र लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी है। हिंदी भी है, दूसरी भाषाएं भी है, लेकिन इंग्लिश को हम कह सकते हैं कि नंबर 1 पर रखें। ओके, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज का कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा और वो कॉन्सेप्ट है कैसे इस लैंग्वेज को समझें, क्या चीजें हैं जो अंग्रेजी को समझने के पहले हम इन चीजों को समझें। तो उन चीजों पर हम आज डिस्कस करेंगे। क्या है ये चीजें? हैं सिंबल्स। सिंबल्स क्या है? तो किसी भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज है, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड दैट इज क्रिएटेड बाय सिंबल्स। English is also like that. It is also created by symbols. Symbols is what? Any representation. Symbol is the representation that shows how to just attempt any language, how to just study any language. तो जो सिंबल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो सिंबल्स हैं उन सिंबल्स को हम कह सकते हैं कि वो लेटर्स हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंबल है, एक सिंबल है दिस वन, एक सिंबल है दिस वन और एक सिंबल है
this one. So ये भी एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है और ये भी एक सिंबल है, लेकिन इन दोनों को इंग्लिश में कोई खास जगह नहीं प्राप्त है, लेकिन इसको एक खास जगह प्राप्त है इंग्लिश में, दैट यू नो। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो सिंबल है जिसे हम ए कहते हैं, उस सिंबल को हम कह सकते हैं कि इंग्लिश का लेटर है। और लेटर क्या होता है? लेटर इज व्हाट? लेटर इज अ यूनिट ऑफ साउंड, यानी वो सिंबल जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सिंबल कुछ न कुछ साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सिंबल्स को हम कह सकते हैं कि क्या है? लेटर है। अंडरस्टैंड? बहुत सारे सिंबल हैं इंग्लिश में, 26 सिंबल्स हैं। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर? 26 सिंबल्स हैं। इंग्लिश में 26 सिंबल्स हैं और उन 26 सिंबल्स को हम कह सकते हैं कि 26 लेटर्स हैं, और उन 26 लेटर्स का एक स्पेसिफिक साउंड है। जैसे ए एक हमारा सिंबल है, ए एक हमारा लेटर है, उसका साउंड क्या है? आ। बी हमारा एक सिंबल है, एक लेटर है, उसका साउंड क्या है? सी हमारा एक लेटर है, उसका साउंड क्या है? श। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 26 लेटर है इंग्लिश में, और उन 26 लेटर का 26 साउंड क्रिएशन होता है। वैसे तो 42 साउंड्स हैं, वो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे कैसे साउंड्स बनते हैं इंग्लिश में, लेकिन अभी हम लोगों को समझना है कि सिंबल्स क्या होते हैं, लेटर क्या होते हैं और साउंड क्या होते हैं। तो सिंबल्स क्या हैं? किसी भी लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, वो सिंबल कहलाता है। जैसे यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में क एक सिंबल है, ख एक सिंबल है, च एक सिंबल है, छ एक सिंबल है। उसी तरह से इंग्लिश में ए, बी, सी, ये सारे सिंबल्स हैं, और इन सिंबल्स को एक स्पेसिफिक साउंड से रिप्रेजेंट किया गया है। सो दैट इज अनदर थिंग, और उन्हीं को हम लोग कहते हैं कि लेटर है। अब बात करते हैं, क्लियर है? दैट इज सिंबल, लेटर्स एंड यूनिट ऑफ साउंड। अब बात करते हैं कि इन्हीं सिंबल्स को किस तरह से हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। तो सिंबल्स को हम लोग, जो भी लेटर्स हैं, उन लेटर्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और उससे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करने से पहले एक ग्रुप में हम लोगों ने उन सिंबल्स को एडजस्ट करके रखा हुआ है। जो भी ग्रुप में हम लोगों ने सिंबल्स को एडजस्ट करके रखा हुआ है, वो हमारा क्या है? अल्फाबेट। अल्फाबेट इज द सिस्टमैटिकली अरेंज्ड फॉर्म ऑफ लेटर्स। लेटर्स कहिए या सिंबल्स कहिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग, यदि जैसे 26 सिंबल्स है या 26 लेटर हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, और उन्हीं 26 लेटर्स को यदि हम किसी फॉर्म में अरेंज कर दें, किसी फॉर्म में किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि वो क्या है? हमारा अल्फाबेट। लिखा हुआ है सिस्टमैटिकली अरेंज्ड फॉर्म ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स को सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज कर दे तो वो हमारा बन जाता है, अल्फाबेट। और अल्फाबेट में अरेंजमेंट क्या है? A to Z। अब कोई कहे कि पहले A लिख दे, उसके बाद C लिख दें, उसके बाद B लिख दें, is it alphabet? No, because it is not arranged systematically. We have to know that there is a system developed by the English language, and what is the system? A comes first, then after B, C, and etc. So this is the system, and according to system we have to go ahead. Understand? So alphabet is what? Systematically arranged form of letters, and in English A to Z is the arrangement of letters, and those alphabet is divided. The alphabet, the form
इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स। दो सेगमेंट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है अल्फाबेट को। फर्स्ट हमारा सेगमेंट है कॉन्सोनेंट, अंडरस्टैंड, एंड द सेकंड सेगमेंट हमारा क्या है, वॉवल। पहला है कॉन्सोनेंट एंड दूसरा सेगमेंट है वॉवल। एवरीवन नोस, इंग्लिश लर्नर में सभी लोगों को पता है कॉन्सोनेंट होता है और वॉवल होता है। और हम लोगों ने क्या किया, अल्फाबेट को ही दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। एक सेमी वॉवल भी चीज होती है जो कि हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। सो कॉन्सोनेंट एंड वॉवल इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट, और उन्हीं अल्फाबेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें वॉवेल्स में बेसिकली यू नो बेसिकली 5 लेटर्स आर देयर, ए ई आई ओ यू, एंड कॉन्सोनेंट में जितने भी बचे हुए लेटर्स हैं वो सब आपके कॉन्सोनेंट में। सो कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल अल्फाबेट का ही पार्ट है। एक चीज और, ये जो कॉन्सोनेंट है और ये जो वॉवेल है इसका क्या महत्व है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल का इंपॉर्टेंस फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में आता है समझ में। क्या है, नीचे आपको लिख रहा होगा वर्ड। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वर्ड को बनाने में। यदि कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल का कॉम्बिनेशन ना हो तो वर्ड का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल होता है, अंडरस्टैंड। क्योंकि ये जो है साउंड को क्रिएट करने का दो तरीका है ना। तो इस साउंड को यदि हम क्रिएट करें तो हमें बनता है वर्ड। ओके, नाउ कम टू दी पॉइंट, वर्ड क्या है। सो वर्ड इज बेसिकली लेटर का ही फॉर्म है। लेटर को ही यदि हम अरेंज कर दें तो हम कह सकते हैं कि वो वर्ड बन गया। अब ऐसे अरेंज नहीं करना है, लेटर का अरेंजमेंट जो है हमें एक सिस्टम के तहत करना है। जैसे लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद मीनिंगफुल सेंस। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लेटर है पी, एक लेटर है टी, एक लेटर है ए। ये भी एक ग्रुप का काम कर रहा है। पी टी ए लेटर का है, जैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इसमें कोई मीनिंग नहीं है, इसमें कोई सेंस डेवलप नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ वर्ड। बट यदि हम इसी चीज को अरेंज कर दें, जैसे पी ए टी, ये हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया और एक हमारा मीनिंगफुल सेंस दे रहा है पैट, किसी को थपथपाना, तो मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक वर्ड है ना। वर्ड को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है और बहुत सारे कैटेगरीज हैं वर्ड का। वर्ड में ही अंग्रेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए वर्ड को ही बेसिकली कैटेगराइज किया गया है, और उस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज बेसिकली द कैटेगराइजेशन ऑफ वर्ड। अंग्रेजी के वर्ड्स को कैटेगरी में डिवाइड जो किया गया है वो किसके अकॉर्डिंग किया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, कि किस वर्ड को किस सेक्शन में रखा जाएगा, दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, दैट इज प्री डिसाइडेड। उसके बाद वर्ड के बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड मीनिंगफुल सेंस के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे ही ईट्स अ मैंगो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ही अ मैंगो ईट्स ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन मीनिंगफुल सेंस ही ईट्स अ मैंगो का है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस है। जबकि ही अ मैंगो ईट्स
that is not giving a meaningful sense, so that we can say this is not a sentence. So sentence is also a group of words which is arranged in a way, which is arranged in a system. Understand? Most important thing in sentence, that is starting with the capital letter. Sentence start with the capital letter and ends up with the sign of exclamation. And there are so many categories, categorization, types and kinds of sentences, types and kinds of words, types and kinds of other things. So in later classes we will just study about other things, but here we have a brief information about English and basic term. बेसिक टर्म के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया और इंग्लिश के बारे में. So let me revise all the terms. First we have studied language. What? A way of communication, written and oral and symbolic form. English is a language. What is the importance of English? Because it's international language, because it is widely spoken, because easy to understand, because more content available. Status, personality development, confidence, that's why English language is important. Easy to understand, that's why English language is important. So, and now that is the most important part, that is the symbol. Symbol is the representation of any language, creation of any language. So symbols, and that very symbol is supposed to be letters. And the letters are nothing but it is the unit of sound. And something that creates the unit of sound. And in English there are 26 letters. And those 26 letters arranged systematically, A to Z. Those 26 letters arranged systematically, those 26 letters is called alphabet. And further, the alphabet is divided into two segments. The first one is the consonant segments. The second one is the vowel segments. And the consonant segment is 21 and the letter is 5. And you already know that 5 vowels, that is A, E, I, O, U. And the letter 1 consonants. And the formation of word is possible due to vowel, due to combination of vowel and consonant. So consonant is also letter and vowels is also letter. If both of them combine, then there is a formation of what? Word. And word is what? A group of letters with a meaningful sense. That is PTA is not a word, but PAT is a word. Understand? PAT is a word. And then after there is a sentence. Sentence is also a group of words with a meaningful sense. Most important thing, start with the capital letter and ends up with the sign of exclamation. That is the perfect uh, basic concept about English. Hope this video will be more fruitful for you to understand the basic term of English. And in later classes, means in the next video, we will just discuss about parts of speech. That is very, very, very important topic that we are going to discuss about. Thank you very much.